हेलो फ्रेंड्स, मैं अपर्णा पांडे क्रेजी लर्नर में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ईवीएस एनसीईआरटी क्लास 4th एंड क्लास 5th के कुछ पार्ट की। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैंने आपसे बोला है कि अगर आप सीटेट एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो ईवीएस में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है अपने स्टैटिक पार्ट के लिए, जो कि 15 मार्क्स का आता है। बहुत ज़्यादा जो ये पार्ट है वो इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है क्योंकि इससे बाहर क्वेश्चन कभी भी नहीं आते। आप कुछ वही गिनी चुनी चीज़ें पढ़ लेंगे और 15 आउट ऑफ 15 मैं गारंटी लेती हूँ कि आप ले आएंगे, पक्का ले आएंगे, आप विश्वास रखिए। इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और इससे पहले भी जो भी पार्ट आए हुए हैं ईवीएस के, वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि लोग परेशान रहते हैं ईवीएस से, पता नहीं कहाँ से आ जाता है। तो पता नहीं कहाँ से नहीं आ जाता, सिर्फ एनसीईआरटी से आता है। अब एनसीईआरटी आप लेके बैठेंगे तो क्या है कि अगर आपके पास टाइम है तो आप पढ़ सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है और अच्छा ही रहेगा। बट क्या होता है कि उसमें अननेसेसरी चीज़ें भी होती हैं ईवीएस में। जैसे आप देखेंगे 27 चैप्टर, 22 चैप्टर्स, ऐसे मतलब बहुत ज़्यादा चैप्टर्स हैं और फालतू की चीज़ें भी हैं मैं अगर कहूँ, इसलिए क्योंकि वो बच्चों को के हिसाब से बनाई गई है ना। तो आपको जो मेन पॉइंट्स हैं आपको वो देखना है, तो वो मैंने आपके लिए बनाए हुए हैं। मैंने खुद हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं और बहुत अच्छे बनाए हुए हैं। आप इसको अगर देख लेते हैं, मैं गारंटी लेती हूँ कि इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले एक और बात कि मुझे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि मैम क्या हिंदी में ही कराएंगी, इसे इंग्लिश में भी कराइए प्लीज़, ऐसा कुछ। तो मैं देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहती हूँ कि देखिए, मैं कोशिश करूँगी कि मैं हिंदी वाला जब मैं कंप्लीट कर लूँ तो इंग्लिश में भी नोट्स बना के आपको प्रोवाइड करा दूँ। बट अगर आपको हिंदी समझ आ रही है तो प्रॉब्लम क्या है, मैं ये पूछना चाहती हूँ कि प्रॉब्लम क्या है। मतलब अगर आपको हिंदी समझ में आ रही है तो सीटेट देखिए हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आता है। तो अगर आप हिंदी में समझ पा रहे हैं, आप इंग्लिश में उस वही ऑप्शन सही कर दीजिए, क्या दिक्कत है। और हिंदी इंग्लिश बांट के मत चलिए, देखिए। ठीक है, तो देखिए क्या है हम लोग की मैं इसी पर्पज़ में नहीं कह रही, इसी मतलब उद्देश्य से नहीं कह रही हूँ, बट मेरा एक मतलब मानना है कि क्या होता है, मतलब हमारी लाइफ की जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ना, वो हमारी कंफर्ट जोन में रहना होती है। और यकीन मानिए कि जिस दिन आप कंफर्ट जोन से निकलेंगे, मतलब आप जैसा चाहते हैं उससे थोड़ा सा मेहनत करके अगर कोई अच्छी चीज़ मिल रही है, अगर उसको अचीव करने में लग जाएंगे ना, तो बहुत जल्दी आपको अपना गोल जो है आपने बनाया हुआ है, सेट किया हुआ है, वो ज़रूर मिलेगा। तो मतलब अगर कोई अच्छी चीज़ हमें मिल रही होती है ना, तो हमें उसमें थोड़ा एफर्ट अगर हमें करने पड़ रहे हैं तो हमें कर लेना चाहिए। तो चलिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं आपको प्रोवाइड कराऊँ इंग्लिश में भी। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो देखिए जो क्लास 4th की ईवीएस का बचा हुआ पार्ट था, उसमें जो हमारा जो फर्स्ट पॉइंट आता है वो ये आता है कि बिहू त्योहार कहाँ मनाया जाता है। ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड है, आप उठा के देखिए। प्रीवियस ईयर बहुत बार पूछा गया है कि जो ये बिहू त्योहार है वो कहाँ मनाया जाता है, असम में मनाया जाता है। आगे हमारा पॉइंट है कि बिहू के पिछले दिन की शाम को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है उरुका कहते हैं। देखिए ये एनसीईआरटी में मेंशन है, इसलिए मैंने लिख दिया। वैसे इससे कोई क्वेश्चन बना हुआ नहीं है, बट मेंशन है तो आगे बन सकता है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है क्योंकि क्वेश्चन देखिए मैं बता रही हूँ कैसे बन सकता है। ऐसे बन सकता है कि उरुका क्या है, एक पक्षी है, पक्षी की प्रजाति है, या टाइगर जो है उसकी कोई नेम का ऐसा कुछ उसकी कोई प्रजाति है, या फिर कुछ भी ऐसा बना सकता है। या फिर आपको दे देगा कि बिहू के पिछले दिन की शाम है उरुका। तो आपको ध्यान रखना है कि उरुका क्या है, बिहू जो त्यौहार होता है उसके पिछले दिन की शाम को उरुका बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो पॉइंट आता है उस पर हम लोग ध्यान देते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि बोरा और चेवा क्या है। तो आपको याद रखना है कि चावलों के 2 प्रकार हैं। ये देखिए असम में जो बिहू त्यौहार होता है ना, तभी ये चावल बनाए जाते हैं। तो ये जो चावल होते हैं बहुत चिपचिपे होते हैं, ऐसा मेंशन हुआ है एनसीईआरटी में। तो आपको याद रखना है बोरा और चेवा क्या है, चावलों के 2 प्रकार है। देखिए एनसीईआरटी में जो भी चीज़ें दी हुई हैं उनसे छोटी से छोटी चीज़ों से क्वेश्चन बना हुआ है, इसलिए मैंने हर चीज़ को इसमें शामिल करने की कोशिश की है। अब देखिए मेखला चादर क्या है, मेखला चादर कहाँ की स्त्रियां पहनती हैं, तो मेखला चादर असम की स्त्रियां पहनती हैं। ठीक है, असम की। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट अपने पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि पोचम पल्ली क्या है। तो देखिए
बुनाई की एक कला होती है पोचमपल्ली। अब ये पोचमपल्ली जो आर्ट है बुनाई की, तो ये इसका नाम जो है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली जिले के नाम पर पड़ा है, क्योंकि जो पोचमपल्ली है वहीं पर इस तरीके की बुनाई होती है, मतलब एक स्पेशल टाइप की बुनाई होती है। अब देखिए, जैसे मैंने आपको पिछला आपने देखा होगा अगर ईवीएस का मेरा वीडियो, तो मैंने उसमें मधुबनी पेंटिंग की बात की थी ना, मधुबनी पेंटिंग। तो मधुबनी पेंटिंग का नाम मधुबनी क्यों पड़ा था? क्योंकि बिहार के एक जिले का नाम था मधुबनी। तो मतलब जो फेमस चीज़ें होती हैं वो उसी जिले उसी स्थान के नाम पर हो जाती हैं कई बार, है ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट अपने पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि मलयालम में चाचा को क्या कहते हैं, मतलब मलयालम एक भाषा है, उसमें चाचा को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना, चाचा को चिटप्पन कहते हैं, ठीक है, चिटप्पन कहते हैं, ये याद रखना है। और चाची को क्या कहते हैं? कुंजमा, ठीक है, चाची को कुंजमा कहते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसका जिक्र हुआ है और स्पेशली मतलब ये लिखा हुआ है कि मलयालम में ऐसा बोलते हैं, इसलिए मैंने लिया हुआ है। तो चाचा को क्या बोलते हैं? चिटप्पन, और चाची को कुंजमा, ठीक है, आपको याद रखना है। अब देखिए, अबू धाबी का जिक्र हुआ है एनसीईआरटी में, तो अबू धाबी की जो मुद्रा है वो क्या है? दिरहम है, ठीक है। अबू धाबी के बारे में और भी चीज़ें देखिए आपको पता है होनी चाहिए कि वो रेगिस्तानी इलाका है ना, तो रेगिस्तान में आप जानते हैं बहुत ज़्यादा पत्तियों वाले पेड़ नहीं होते, खजूर होता है, तो ये इन सब की बात की गई है, तो ये मैंने आपको बता दिया। आगे हम लोग बात करेंगे, देखिए पूरा एक चैप्टर वहीदा प्रिज्म पे है, ये एक महिला है और ये जो है ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, ठीक है, लेफ्टिनेंट कमांडर है। भारतीय नौसेना जो भी हमारी नेवी है उसमें क्या है? ये डॉक्टर हैं। इनके बारे में जो इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि ये पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली थी। इसका जिक्र एनसीईआरटी में हुआ है। इनसे अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो इनसे ज़्यादा क्वेश्चन बने नहीं हैं, लेकिन बन सकते हैं, क्योंकि देखिए जैसे कर्णम मल्लेश्वरी हैं, इनके क्वेश्चन कई बार बने हुए हैं, तो हो सकता है कि अब की बार क्या हो, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज कर दे और इनसे क्वेश्चन अब आने लगे। तो क्योंकि मेंशन है तो आ सकता है आपको इनके बारे में चीज़ें याद रखनी है। देखिए मैं बताती हूँ क्वेश्चन इससे कैसे बनते हैं। जैसे कि मैंने पहले आपको बताया है कि क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि आपसे मतलब ऐसे दे दिया जाएगा कि वहीदा प्रिज्म के बारे में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है या कौन सा सही है, इस तरीके से दे दिया जाएगा। तो आपको सारी बातें ध्यान रखनी है कि जो ये हैं ये लेफ्टिनेंट कमांडर हैं, भारतीय नौसेना में क्या है? डॉक्टर हैं, और ये पहली महिला है। देखिए पहला वर्ड हमेशा ही इम्पॉर्टेंट होता है, कुछ भी पढ़ रहा हूँ। पहली महिला है जिन्होंने पूरी परेड की कमान संभाली, और ये कहाँ के आपको याद रखना है? थन्ना मंडी गाँव जो कि जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में है, वहाँ की ये रहने वाली हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने। चलिए अब हम लोग की स्टार्ट होती है क्लास 5th की ईवीएस, ठीक है, क्लास 5th की ईवीएस। तो अब हम लोग इसको देखेंगे। तो इसमें जो पहला पॉइंट है वो क्या है कि चींटियाँ जमीन पर चलते समय कुछ ऐसा जमीन पर छोड़ती हैं जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटियों को रास्ता मिल जाता है। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि चींटियां जो है जैसे ऐसे चींटी चल रही है तो एक के पीछे एक के पीछे एक ऐसे करके एक रो टाइप की बना लेती है। तो ऐसा किस लिए होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो चींटियां जब चलती हैं जमीन पे तो कुछ ना कुछ अपना कुछ छोड़ती जाती है, जिसको सूंघ कर जो पीछे वाली चींटियां हैं वो उसी रास्ते पर आती हैं। देखिए ये सब बहुत नॉर्मल सी बातें हैं, पर इनसे क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। कुछ भी पूछ लिया या सही है, तो आपको याद रखना है हर एक चीज को। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो हमारा मच्छरों से रिलेटेड है कि मच्छर जो है वो हमें अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेता है। ऐसे क्वेश्चन बनता है कि मच्छर हमें अंधेरे में भी कैसे ढूंढ लेते हैं। तो वो हमारे शरीर की गर्मी से और शरीर की गंध से, ठीक है, खासकर तलवे की जो गंध होती है और जो हमारे शरीर की जो गर्मी होती है उससे मच्छर जो है हमें अंधेरे में भी ढूंढ लेते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि रेशम का कीड़ा। अब रेशम के कीड़े के बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात बताई गई है कि रेशम का कीड़ा जो होता है वो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है।
मतलब ऐसे आ सकता है कि मतलब कौन सा कीड़ा ऐसा होता है, कौन सा ऐसा कीट है जो अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता है, तो वो रेशम का कीड़ा होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अब देखिए कुत्ते के बारे में एक बात कही गई है, जो कुत्ता होता है वो मल मूत्र सूंघ कर जान लेता है कि उसके इलाके में कोई दूसरा कुत्ता आया था। किससे जान लेता है? मल मूत्र सूंघ कर, ठीक है। आगे हमें ध्यान रखना है कि जो पक्षियों की आंखें हैं, इनके बारे में स्टेटमेंट दिया गया है कि पक्षियों की आंखें जो है वो सिर के दोनों तरफ होती हैं। देखिए मैंने पिछले वीडियो में जो आपने देखा होगा उसमें ये मेंशन किया गया था, कान के बारे में मेंशन किया गया था। जो पक्षियों के कान होते हैं वो दोनों तरफ होते हैं सिर के, और क्या होता है कि ये एक छेद टाइप के होते हैं ना, मतलब बाहर की तरफ नहीं होते, छेद होते हैं, उनसे वो पक्षी सुनते हैं। तो इसमें आंखों के बारे में बताया गया सिर के दोनों तरफ। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये हो जाती है कि ये एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब इनका क्या होता है कि जो जैसे इनके सिर के दोनों तरफ आंखें हुई, तो सिर के जो लेफ्ट साइड चीज़ें होंगी, वो अगर कोई चीज़ रखी है तो उसको भी देख लेंगे एक ही समय पे, और जो राइट साइड चीज़ें होंगी उनको भी देख लेंगे, जैसा कि हम ह्यूमन बींग्स में नहीं होता है। और इस पे क्वेश्चन आप देखेंगे ना, ये क्वेश्चन तो 4 से 5 बार आ चुका है, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। और एक बार ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि पक्षी अपनी गर्दन क्यों हिलाते हैं। तो देखिए पक्षियों की जो पुतली होती है ना, जो पुतली होती है आँख की, वो घूम नहीं सकती है। जैसे हम लोग की पुतली घूम सकती है, तो हम लोग क्या करते हैं कि पुतली घूम लेती तो हम लोग को गर्दन नहीं हिलानी पड़ती, हम लोग पुतली घुमा के ही कई सारी चीज़ें देख लेते हैं। लेकिन इनकी जो पुतली है वो घूम नहीं सकती आँखों की, इसलिए इनको गर्दन हिलानी पड़ती है, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि कौन से पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है, तो वो हमारा आंसर हो जाएगा चील, बाज और गिद्ध। ये हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर तक देख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग आते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। ये आपको याद रखना है, क्योंकि ऐसे आ सकता है कि निम्न में से कौन सा कथन सत्य है या असत्य है, ठीक है। तो दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, ठीक है, आपको ये याद रखना है। लेकिन जो रात में जागने वाले जानवर होते हैं वो हर चीज़ को सफ़ेद और काली ही देख पाते हैं, मतलब ब्लैक एंड वाइट। जो भी रात में जागते हैं जानवर, रात में जागने वाले जो भी जानवर होते हैं, जैसे उल्लू हो गया हमारा, तो ये सब क्या है, ब्लैक एंड वाइट ही इनको दिखाई देता है, ऐसा कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं हमारे पॉइंट पे कि देखिए सांप के जो बाहरी कान तो होते नहीं हैं, तो वो कैसे सुन लेता है। तो इसमें ये बात बताई गई है कि जो सांप होता है वो जमीन में हुए कंपन को महसूस करता है ना, कंपन होता है, वाइब्रेशन होता है, जिससे वो महसूस कर पाता है, ठीक है, चीज़ों को। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है कि कुछ जानवर तूफान या भूकंप आने के समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। मतलब जो भी जानवर हैं, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो तूफान या भूकंप आने से कुछ समय पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं, मतलब कुछ अजीब हरकतें करने लगते हैं, जैसे कि उन्हें कुछ एहसास हो जाता हो, इस टाइप का। इस बारे में मेंशन किया गया है कि सन 2004 दिसंबर में सुनामी आई थी, ठीक है, कहाँ पर आई थी, अंडमान में। तो वहाँ पर क्या हुआ कि जो भी जानवर थे वो अजीब टाइप की हरकतें करने लगे। तो वहाँ के जो आदिवासी लोग थे, जंगल में रहते थे अंडमान में, तो उन्होंने मतलब ऐसा लगा उन्हें कि अरे जानवर ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो उन्हें मतलब थोड़ा आभास हुआ कि जानवर जो होते हैं वो जब कुछ गलत होने वाला होता है तभी ऐसा करते हैं, भूकंप या सुनामी, तूफान इस टाइप का आने वाला होता है। तो उन्होंने तुरंत वो बस्ती खाली कर दी, और इस तरीके से कई सारी जो आदिवासी लोग थे उनकी क्या हो गई, जान बच गई थी। चलिए अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि पक्षी अलग अलग बात के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, और जानवर भी, मतलब उन्हें अगर किसी को बुलाना है, अपने घर के सदस्य, मतलब अपनी प्रजाति के सदस्य को बुलाना है तो अलग तरीके से बुलाएंगे, और किसी चीज़ के बारे में डर अगर उन्हें दिखाना है तो अलग आवाज़ निकालेंगे, ये बात मेंशन है, ठीक है।
आगे हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है कि छिपकली सर्दियों के दिनों में लंबी गहरी नींद में चली जाती। जैसे कुछ जानवर एनसीईआरटी में मेंशन था कि कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो मतलब एक लंबी अवधि के लिए एक मतलब निश्चित मौसम में वो लंबी गहरी नींद में सो जाते हैं। इसका एग्जाम्पल छिपकली भी है कि छिपकली जो है वो सर्दियों में ऐसा करती है। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इससे बहुत क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। वो है स्लॉथ के बारे में। देखिए स्लॉथ क्या है, ये भालू जैसा दिखता है, ठीक है, ये भालू जैसा दिखता है और ये करीब 17 घंटे उल्टे सिर, ठीक है, उल्टे सिर मतलब कि ऐसे कुछ, मतलब सिर नीचे की तरफ ऐसे ऐसे करके सोता है, ठीक है। अब इसकी आयु लगभग 40 वर्ष होती है और ये जो स्लॉथ होते हैं ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं और पूरी जिंदगी में लगभग 8 पेड़ पे रह लेते हैं। मतलब कि देखिए इनकी जो एज है वो 40 वर्ष होती है, तो अपने पूरी एज में ये लोग क्या करते हैं, लगभग 8 पेड़ में रह के उनकी पत्तियां खा लेते हैं। और इनके बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत ज़्यादा सोते हैं और उल्टे सिर लटक कर सोते हैं, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन बने हैं, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है बाघ के बारे में, इससे भी बहुत क्वेश्चन बने हैं। देखिए बाघ जो है वो अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है ना। आगे हम लोग बात करेंगे कि जो बाघ की मूंछें होती है वो हवा में हुए कंपन को भांप लेती, मतलब इतनी ज़्यादा सेंसिटिव होती हैं कि हवा में भी अगर कोई चीज़ कोई निकला या कुछ भी हल्का सा भी वाइब्रेशन हुआ तो वो भी इनकी जो मूंछें हैं वो पता कर लेती हैं। और इसके बारे में एक इम्पॉर्टेंट बात है कि जो ये जो इसकी मूंछें हैं वो कंपन को भांप लेती, तो इससे उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है और इससे ही इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। देखिए क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि जो बाघ की मूंछें हैं वो किस में सहायता करती हैं। ए आपको ऑप्शन दे दिया कि हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं, दूसरा दे दिया कि उसे शिकार की सही स्थिति का पता चल जाता है, तीसरा दे दिया अंधेरे में रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है और चौथा दे दिया ABC तीनों। तो आपको ABC तीनों कर देने हैं ना। तो इसलिए जो पॉइंट्स है वो इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, आपको पॉइंट्स ध्यान में रखना है। आप वीडियो को 3 से 4 बार देखिए तो आपको कहीं भी लिखने की भी ज़रूरत नहीं, किसी PDF की ज़रूरत नहीं, आप तुरंत चीज़ों को याद कर लेंगे। और देखिए आपके एग्ज़ाम में याद हुआ ही काम आने वाला है, लिखने वाला नहीं, ठीक है। और आजकल तो मतलब YouTube में अच्छे वीडियो मिल रहे हैं तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है कि आप रिवाइज नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लिखेंगे तो आपके लिए अच्छा हो सकता है, आप नोट्स बनाइए, अच्छा हो सकता है, बट आप 2 से 3 बार अगर वीडियो देख लेते तो आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं कि बाघ के बारे में जो और भी इम्पोर्टेंट हमारी बात हो जाती है वो कौन सी हो जाती है। दूसरे बाघ के मूत्र को गंध से झट से पहचान लेता है, मतलब जो मूत्र की गंध होती है उसको बहुत जल्दी पहचान लेता है, ठीक है। जो एक बाघ है वो दूसरे बाघ की मूत्र की गंध को जल्दी से पहचान लेता है। नेक्स्ट हम लोग आएंगे कि जो बाघ का गुर्राना है 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है, ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। आगे हम लोग देखेंगे कि बाघ हवा के पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेता है। मतलब जो बाघ होता है वो मतलब अगर जैसे पत्ते हिल रहे हैं, ठीक है, उनकी अलग आवाज़ होगी, और जो शिकार कोई है वो झाड़ियों से निकल रहा है, झाड़ियों की अलग आवाज़ होगी, तो वो इन दोनों आवाज़ में अंतर कर लेता है। मतलब हम लोग के लिए सब नॉर्मल बातें होंगी लेकिन वो अंतर कर लेता है। समझिए कितना शार्प माइंडेड होता है, उसकी जो सुनने की देखने की शक्ति कितनी ह्यूमन से ज़्यादा होती है ना। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। इनका मेंशन हुआ है कि देखिए अब जबकि इतना जो बाघ होता है वो इतनी सारी चीज़ें भगवान ने उसको दी हुई हैं, फिर भी वो अभी बहुत संकट में है, तो उसको बचाने के लिए जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क और घाना नेशनल पार्क जो हैं उनका जिक्र किया गया है। तो आपको याद रखना है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क उत्तराखंड में है और घाना नेशनल पार्क भरतपुर राजस्थान में। घाना नेशनल पार्क को केवलादेव नेशनल पार्क भी कहते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इसी के साथ
जो हमारा आज का क्लास 4th का जो बचा हुआ पार्ट था और क्लास 5th की ईवीएस का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट हो पाया है। आगे मैं और भी वीडियो बनाऊंगी जिसमें मैं क्लास 5th की ईवीएस के और भी चैप्टर्स लेके उसे कंप्लीट कर दूंगी। बस उसके आगे आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट किया कीजिए प्लीज़, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट से मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और मुझे लगता है कि मुझे आपके लिए वीडियोस बनाने चाहिए, अच्छे वीडियोस बनाने चाहिए। तो अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर से ज़रूर कीजिए। चलिए इसी के साथ मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।